और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले में जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि अब तक 25 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जिनमें 12 तपोवन से और 13 रैनी से रेस्क्यू हुए हैं। एक टनल से आईटीबीपी ने 16 लोगों को निकाला है, जबकि दूसरे टनल से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र ने करीब 170 लोगों के लापता होने की बातें कही है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हादसे के बाद सबसे पहले आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम सीधे आपको लिए चलते हैं तपोवन, जहां से हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अभी भी कई लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 7 बज चुके हैं, आपके पीछे हम देख रहे हैं उजाला बिल्कुल हो चुका है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ? बहुत तेजी से उजाला होते ही जो हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है उसे एक बार फिर कार्य में लाया जा रहा है। रात 12 बजे के बाद तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा क्योंकि जो मलबा है वो काफी ज्यादा संख्या में है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 3 टीमें इस समय लगी हुई हैं और इस समय आर्मी इंजीनियर्स की भी एक कंपनी यहीं जोशीमठ से तैनात की गई है वहां पर, ताकि सब मिलकर लोगों को रेस्क्यू कर सके। उम्मीद यही कि जो बड़ी गुफा है, जो बड़ी टनल वहां पर इस समय बन रही है, उस टनल में लोगों को जीवित निकाला जा सके। लेकिन इसके अलावा श्वेता, एक चिंता की बात और भी है। यहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जिनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, उनसे आज सवेरे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ एक एनडीआरएफ की टीम दिल्ली से चली आ रही है। रात भर उस टीम ने सफर किया और अब वो टीम तपोवन पहुंचेगी। तो 3 टीमें बाय रोड और एक टीम हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से यहां उतारी जाएगी, ताकि जो कल जो काम शुरू हुआ था उसको और तेजी से बढ़ाया जा सके। इस समय अधिकारी यही कह रहे हैं कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है लोगों को बचाने के लिए। लगातार ये भी कहा जा रहा है श्वेता कि अफवाहों पर विश्वास न करें। कई तरह की अफवाहें इस समय उड़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज तक पर आए और आज तक पर उन्होंने कहा कि केवल जो सच्ची बात एसडीआरएफ और प्रशासन दे रहा है लोग उसी पर विश्वास करें। गांवों तक अब जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो गांव कट गए हैं वहां से लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर वहां पर मौके पर मौजूद थे। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चला है उसकी ये रिपोर्ट देखिए। और उससे पहले आपको हम सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये अभी अभी की ताजा तस्वीरें हैं, किस तरह से टनल में काम चल रहा है रेस्क्यू का। स्निफर डॉग्स यहां पर बुलाए गए हैं और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये स्निफर डॉग्स एक्सपर्ट हैं, मलबे में भी सूंघ करके ये पता बता देंगे कि यहां पर लोग हैं या नहीं, यहां पर कोई शव है या नहीं, या कोई फंसा है या नहीं। इसलिए इनकी मदद यहां ली जा रही है। आईटीबीपी की एक और कंपनी को यहाँ बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। फ्लड लाइट है जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार अंदर कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाए, ताकि रोशनी के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से देखा जा सके। ये डॉग है जो जिंदगी किस हाल में है, क्योंकि देखिए इस समय जो हालात हैं वो जिंदगी और मौत से जूझने के हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं वो किस हालात में मालूम नहीं, लेकिन ये डॉग जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि सही मायने में हालात का जायजा मिल सके और कौन जीवित है इसके बारे में पता लग सके। ये पूरी टीम यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सोमवीर। ये डॉग जो है किस काम के लिए है, मतलब क्या किया जाएगा अभी? ये अगर कोई जिंदा आदमी नीचे है तो उसकी सेंट द्वारा आइडेंटिफाई करेगा कि कोई जीवित आदमी है नीचे। तो ये कब से शुरू कर रही है वाला ऑपरेशन? ये सर हमारी जस्ट अभी सर कुछ देर बाद। और बहुत साफ तौर पे है कि आईटीबीपी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और गौरतलब है कि आईटीबीपी हमेशा ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमेशा से तत्पर रहती है, चाहे वो एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या फिर आईटीबीपी के जवान हो, हमेशा ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमेशा आगे रहते हैं और आज फिर ये जवान आगे हैं लोगों को बचाने के लिए। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, तपोवन, आज तक।
और ऋषिकेश से हमारे साथ तनुश्री जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, जानना चाहेंगे इन इलाकों में जहां पर आप भी मौजूद हैं वहां पर भी हाई अलर्ट है। झील एक बन गई है तपोवन में इस ग्लेशियर के टूटने से, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कंट्रोल्ड वे में पानी नहीं नीचे आया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या जानकारी? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम आपको बता दें कि हम ऋषिकेश में मौजूद है और जो इस त्रासदी को सब बहुत कम डैमेज होने से बचाया गया है, वो एक सबसे अच्छी बात ये है श्वेता कि पानी का जो लेवल है, कल जो ग्लेशियर टूटने से जो फ्लडिंग हो गया था, जो पानी का लेवल है उसको बहुत ही जल्दी कंटेन कर लिया गया। अभी इस वक्त में मैं ऋषिकेश में मौजूद हूं जहां हाई अलर्ट पे पूरा एरिया को कर दिया है। पर अभी हम आपको बता दें कि ऋषिकेश में और हरिद्वार तक बिल्कुल भी कोई भी इम्पैक्ट इस जो कल ग्लेशियर ब्लास्ट हमने तपोवन में देखा है उसका कोई भी इम्पैक्ट ऋषिकेश या हरिद्वार तक नहीं आया। तो जो टीम्स थी, जो ग्राउंड पे आईटीबीपी की टीम्स कही है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम कही है, तो उन्होंने जो पानी को जिस तरीके से स्टेट अथॉरिटीज ने पानी को कंटेन कर लिया है तो उससे त्रासदी का जो डैमेज है वो बहुत कम कर दिया गया है। अब पूरी रात सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हैं, उन्हीं को आज दिन में भी आगे बढ़ाया जाएगा। पर हम आपको बोल दें कि अभी के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में जो राफ्टिंग की एक्टिविटीज चलती थी उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। अगले 24 घंटे तक कोई भी पानी से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी उन पे रोक लगाई गई है और सभी को बोला गया है, सभी होटल्स जो है, सभी रेस्टोरेंट जो है, जो सीधा गंगा तट पे, गंगा किनारे पे जो कैंप्स लगे हुए हैं, उन सभी को बोला है हाई अलर्ट पे रहने के लिए और लोगों को बिल्कुल गंगा तट से रहने के लिए पीछे रहने के लिए बोला गया है। तो ऋषिकेश में अभी भी हाई अलर्ट मौजूद है। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कल जो हुआ है, जिस तरीके की त्रासदी हमने देखी है, उसका कोई इम्पैक्ट इन जगहों पे नहीं आया है क्योंकि पानी और ऋषिकेश में गंगा आरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में 2013 की याद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका तमाम जानकारी के लिए कि रैणी गांव में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कुल 130 मेगावाट के प्रोजेक्ट में यहां 13 मेगावाट क्षमता का छोटा प्रोजेक्ट था, जहां पर साइट में 35 से 36 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 5-6 लोगों के ही सुरक्षित होने का पता चला है। इसके 5 किलोमीटर नीचे तपोवन में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, इसको भी नुकसान पहुंचा है। हम इन पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। ओ भाई, तो गया। उत्तराखंड के चमोली में ये ना रुकने वाला सैलाब था। इसकी ताकत के आगे ऐसे बांध भी बेबस थे। तबाही मचाते हुए सैलाब नीचे आ रहा था, अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा था। सबसे पहले रेडी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। सैलाब के सामने डैम की तस्वीरें मिट्टी की तरह ढह गई। पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। टूट गया। डैम टूट गया यहाँ ऊपर। पानी से बिजली बनाने का ये प्रोजेक्ट 2005 में ऋषि गंगा नदी पर बना था। 130 मेगावाट क्षमता का ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जिस पर पर्यावरण उल्लंघन के आरोप और कई विवाद भी रहे हैं। मशहूर रैणी गांव के लोग इसका विरोध करते रहे। इसके बाद मलबे के साथ सैलाब ने एक और पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। कंपनी का यार, सरकारी कंपनी एनटीपीसी का इस इलाके में दूसरा पावर प्रोजेक्ट था। 520 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट 2006 में बनना शुरू हुआ था। इसका 70% काम हो गया और 2021 में इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होना था। लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ।
दोनों पावर प्रोजेक्ट की साइट्स पर करीब 200 लोग काम कर रहे थे। आसपास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऐसी प्रलय के बीच यहाँ काम कर रहे लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लेकिन तपोवन से रेस्क्यू में बहुत तेजी से काम हुआ। आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी से कैसे जानें बचाई गई, आप इन तस्वीरों में देखिए। आप लोग ऐसी प्रलय में एक एक जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रलय की तस्वीरें देखकर आपको 2013 की याद आ गई। यहाँ 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। केदारनाथ की आपदा से इस बार की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार और सिस्टम ने कोई देर नहीं लगाई। तुरंत सब एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री असम और बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन वहाँ से उत्तराखंड के सीएम से बात कर रहे थे और हालात को मॉनिटर कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ मां गंगा की छोर पर हैं, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है वहां पर प्राकृतिक आपदा पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इसी के साथ वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर सबकी हालात पर लगातार नजर है। उत्तराखंड के सीएम तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही अवलांच के बाद ग्लेशियर से आए सैलाब और फिर तबाही हुई, तुरंत सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए इसका पता चल गया। मोबाइल की क्रांति के बाद एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जिस प्रकार से सब हुआ और शुरू से ही ये एकदम सोशल मीडिया में इसके वीडियो और फुटेज आने लग गए और चर्चा होने लग गई, उस कारण भी जन जागरण बहुत तेजी के साथ हुआ है। उसका लाभ भी आज हमको बहुत मिला है और आज लगता है कि आमतौर पर सोशल मीडिया का तो नकारात्मक यूज होता है, लेकिन आज बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है और लोगों की जान बच रही है इसके कारण। इसका फायदा ये हुआ कि जोशीमठ से लेकर नीचे पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार तक हर जगह वक्त रहते अलर्ट कर दिया गया। इसके कारण कर्णप्रयाग से नीचे श्रीनगर में जो डैम है वहां पर पानी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया, जिससे नीचे तबाही का खतरा बहुत कम हो गया। चमोली से कमल अंसिलोड़ी और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में कल ग्लेशियर फटने से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त तपोवन डैम के पास सुरंग को खोलने की है। टनल का रास्ता अंदर से बंद है, उसमें मलबा भरा हुआ है। आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ का दस्ता जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अब तक 25 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जिसमें 12 तपोवन से और 13 रैनी से रेस्क्यू हुए हैं। एक टनल से आईटीबीपी ने 16 लोगों को निकाला है, जबकि दूसरे टनल से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र ने करीब 170 लोगों के लापता होने की बात कही है।
मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो से सीधे तपोवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम चलते हैं सीधे मंजीत के पास। मंजीत, इस वक्त की तस्वीरें जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। आपके पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देखिए श्वेता, इस वक्त यहाँ पर जो दूसरी टनल है तपोवन एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की जो दूसरी टनल, उसमें जो करीब आशंका है 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और अब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर युद्ध स्तर पर आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां भरसक युद्ध स्तर पर कोशिश कर सकती हैं। आप देखिए किस तरह से टनल, जो करीब 1 किलोमीटर लंबी टनल है, वहां पर अंदर तमाम मशीनरी के जरिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफी कई फीट तक मलबा है। उस मलबे के ऊपर फट्टे बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक मानव श्रृंखला बनाई जा रही है टनल के अंदर, क्योंकि काफी कई फीट तक यहाँ पर मलबा आ चुका है और उसके अंदर मलबे के ऊपर फट्टे रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही जो मेडिकल की टीम है वो स्ट्रेचर और तमाम दूसरे उपकरण लेकर, ऑक्सीजन लेकर भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब जो करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी अंदर हैं, उनको काफी वक्त हो गया है। कल दूसरी एक टनल को खोलने में सफलता मिली थी यहाँ पर आईटीबीपी को, एसडीआरएफ, इंडिया, तमाम एजेंसियों को, जिसमें 16 कर्मचारियों को बचाया गया था। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ी त्रासदी है, करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इस वक्त युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कोशिश हो रही है तमाम एजेंसियों, सेना की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकार की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस, तमाम एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि जो 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित बचाया जा सके। और जिस तरह से कल एक ग्लेशियर फटने की वजह से पूरी यहाँ पर अलकनंदा जो घाटी है और यहाँ पर 2 पावर प्रोजेक्ट थे उस तपोवन के इलाके में, दोनों पूरी तरह से एक तरह से तबाह हुए हैं। लेकिन अभी बड़ी चुनौती इन 50 कर्मचारियों को बचाने की है। बिल्कुल, तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं आपको उस टनल की, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें बचाना वहां पर है। मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, हम देख रहे हैं बड़ा मुश्किल वहां पर हो रहा है, क्योंकि मलबा पूरी तरह से भरा हुआ है और बताया यह जा रहा है कि जो टनल है वो दूसरी ओर से ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल यही मुश्किलें हैं श्वेता, क्योंकि ये यहाँ से जिधर से इस तरफ जब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से टनल को खोला गया है, यहाँ से मलबा है और ये करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है, आगे पूरी तरह से ब्लॉक है। और जो कर्मचारी हैं जो बताए जा रहे हैं 50 से ज्यादा, वो टनल के दूसरे छोर पर हैं। तो अभी काफी मशक्कत करनी होगी, युद्ध स्तर पर कोशिशें हो रही हैं टनल के दूसरे छोर पर पहुंचने की, जहां पर वो 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं। और क्योंकि अब वक्त लगातार निकलता जा रहा है, कल सुबह 10, 10:30 के आसपास जब यहाँ पर ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई थी, ये बाढ़ आई थी, उसके बाद से यहाँ पर एक कर्मचारी फंसे हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकता है कि काफी वक्त हो गया है, पूरा एक दिन यहाँ पर निकल गया है। ऐसे में अब चुनौती ये है कि इनको सुरक्षित निकाला जाए। कल देर शाम यहाँ पर जो आईटीबीपी और तमाम दूसरी एजेंसियां, एसडीआरएफ के लोगों ने उन्होंने एक दूसरी टनल को खोलने में सफलता पाई थी, जिसमें 16 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन अब बड़ी चुनौती इस टनल को खोलने की है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से तमाम एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के जवान पूरी मशक्कत कर रहे हैं जी। 4 से 5 फीट मलबे के ऊपर यहाँ पर, और जो तस्वीरें आप मंजीत दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं जो ये आईटीबीपी के जवान या फिर एनडीआरएफ के हैं, ये पैर रखना मुश्किल हो रहा है, मूव करना वहां पर मुश्किल हो रहा है। मलबा इतना ज्यादा है कि मूव करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल चुनौती बहुत ज्यादा है। और अभी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर अगर लोग जीवित हैं उनको उन तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मेडिकल के जो उपकरण हैं, उसके चाहे स्ट्रेचर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तमाम चीजों को लेकर अंदर जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन काफी मशक्कत श्वेता यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि आगे जिस तरह से मलबा भरा हुआ है, एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है। कई फीट तक मलबा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि मैनुअल, चाहे यहाँ पर जो बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे हैं उनको बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो डोजर है उसके जरिए कुछ मलबा निकाला गया। यहाँ पर जो ये जो टनल की शुरुआत होती है, यहाँ से मलबे को हटाया गया, कई फीट मलबा था उसको साफ किया गया और आगे रास्ता बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो यहाँ पर डोजर और दूसरी मशीनें हैं उनकी भी मदद ली जा रही है।
लेकिन अंदर तक पहुंचने के लिए इन जवानों को, तमाम जवानों को ही मशक्कत करनी होगी। उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि काफी लंबी ये टनल है, 1 किलोमीटर से लंबी बताई जा रही है। और मुश्किल ये है कि दूसरी तरफ टनल पूरी तरह से बंद है। कल करीब कह सकते हैं कि 12 घंटे की मशक्कत के बाद यहां तक खोलने में सफलता मिली है। अभी मुश्किल से कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर के आसपास ये टनल से भी कम खुली है और आगे अब बढ़ने की कोशिश हो। जिस तरह की तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर तमाम एजेंसियां, और मैं दिखाना चाहूंगा कितनी ये हमारे पीछे लगातार जो जवान हैं सेना के, वो आगे टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या है, कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर तमाम एजेंसियों के लोग हैं। लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और चाहे जो मलबा निकालने के उपकरण हों, उसके अलावा मेडिकल के हों, सभी चीजों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि इस कार्रवाई के जरिए जो 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको बचाने के इस वक्त भरसक प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जिंदगी को बचाने की जंग वहां पर जारी है और लगातार हमारे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ के जवान वहां पर बने हुए हैं। मंजीत, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आज तक से जुड़े हुए हैं, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, एक एक घटनाक्रम को जानते हैं, जरा डिटेल से एक बार फिर से उन लोगों के लिए बताइए कि किस तरह से पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग फंसे हैं, डिटेल में बताएं। आपसे पूछूं? मैं आपसे बात पूछता हूं। मेरे साथ यहाँ पर मैं आपसे श्वेता, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो कितने हैं। अच्छा ठीक है, वो हाँ ठीक है। और यहाँ पर अगर कल के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरह से यहाँ पर कल जो ग्लेशियर फटने की वजह से जो तबाही आई थी और इसके पीछे पहले जो धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट है वो प्रभावित हुआ, उसके बाद यहाँ पर ज्यादा प्रभाव, यहाँ पर जो एनटीपीसी का ये पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 2 टनल के अंदर लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश हुई। कल काफी मशक्कत के बाद करीब 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके बाद ये इस टनल के अंदर ज्यादा लोग हैं और इसीलिए अब काफी बड़ी संख्या में इस वक्त जिस तरह हम तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम एजेंसियों के लोग, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, सभी लोगों की कोशिश है कि यहाँ पर जो लोग अंदर फंसे हैं, जो कर्मचारी फंसे हैं, जिनको 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, उनको निकालने की कोशिश होगी। संख्या को लेकर अभी थोड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 30 से 40 लोग हैं, कुछ लोग उस संख्या को ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है लगातार सभी एजेंसियों की कि सभी जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए और तमाम उपकरण हैं जिनकी मदद से कोशिश की जा रही है। हालांकि मुश्किल ये थी कि इस टनल को यहाँ पर खोलना शुरुआत में, क्योंकि मलबा कई फीट तक था स्वतः यहाँ पर, और उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो डोजर हैं, जो क्रेन है, उनकी मदद से यहाँ पर मलबा हटाया गया। उसके बाद अब थोड़ा आगे जो रास्ता है वो दिख रहा है आगे बनता हुआ, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि वहां तक पहुंचना अभी आसान नहीं हुआ है। अभी तक सभी लोग इसी कोशिश में हैं कि जहां जो कर्मचारी फंसे हैं वहां तक पहुंचा जाए, और उसके लिए अभी जो कोशिश है वो मैनुअल हो रही है, क्योंकि मशीनों की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर से मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। और इसीलिए यहाँ पर जो सभी एजेंसियों के लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मानव श्रृंखला बनाकर अंदर उस जगह पर पहुंचा जाए जहां पर वो कर्मचारी फंसे हुए हैं। बिल्कुल मंजीत, साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मलबा बहुत ज्यादा है, हम भी देख रहे हैं कि वहां पर जो जवान हैं उन्हें कदम रखना आगे मुश्किल हो रहा है क्योंकि दलदल है बिल्कुल वहां पर। ऐसे में हम बड़ी मशीनों को वहां पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्रेन जैसी चीजों को हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंदर लोग हो सकते हैं जिनकी उम्मीद भी है अगर फंसे होने की, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही इसी तरह की तमाम चुनौतियां हैं श्वेता, और इसीलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मैनुअल के जरिए, यानी कि आदमी
जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी के फट्टे, उसके अलावा दूसरे चीजों की मदद से आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए जो लकड़ी के फट्टे हैं उनको बिछाकर एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। उस रास्ते के जरिए एक मानव श्रृंखला बनाकर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। युद्ध स्तर पर ये प्रयास हो रहे हैं कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि आगे जो क्रेन है, जो बड़ी मशीनें हैं, उनका टनल के अंदर जाना मुश्किल है। और क्योंकि मलबा इतना बहुत कई फीट तक का मलबा है, उसमें मशीनें भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसीलिए अब किसी तरह से हर तरह के प्रयास हो रहे हैं, चाहे लोग अंदर वहां पर किसी तरह से पहुंच पाएं। और इसके अलावा जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, उसके लिए ऑक्सीजन है, उसके लिए स्ट्रेचर है, वो भी अंदर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले जो एनडीआरएफ के लोग हैं, वो डॉग स्क्वाड को लेकर भी अंदर पहुंचे हैं, जिसके जरिए पता किया जा सके कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो किस हालात में कहां पर मौजूद हैं।